हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 104। और बच्चों, इसके अंदर जो रेडिएशन है उसको अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में रेडिएशन स्टार्ट करवा दिया था, विकिरण स्टार्ट करवा दिया था। और इसकी विकिरणों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये मैंने आपको बता दी थी। और इसके बाद में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन भी बता दी थी, जैसे अवशोषण क्षमता क्या होती है, स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता क्या होती है, उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, और इसके बाद में उत्सर्जकता क्या होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो चलो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं नियम के साथ में, जिसका नाम है प्रीवोस्ट का नियम। तो क्या कहते हैं अभी प्रीवोस्ट का नियम? प्रीवोस्ट का नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन से ज्यादा है, उसको यदि किसी भी परिवेश में रखा जाता है तो वो परिवेश के साथ में लगातार उष्मा का या उसमें विकिरणों का आदान प्रदान करती है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन से अधिक है, लगातार परिवेश के साथ उष्मा का आदान प्रदान करती है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना। देखो, आदान प्रदान का मतलब ये हुआ कि वस्तु है वो परिवेश के अंदर उस पर विकिरण रिलीज भी करती है और अवशोषित भी करती है भी। ठीक है ना? अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं देवदान से, कि ये तो अपने पास क्या देगा, परिवेश हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ये तो हो गया परिवेश। परिवेश का जो तापमान है वो कितना है, T0 है। इसके अंदर ये अपन ने कोई भी वस्तु रख रखी है, इस वस्तु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास है, T हो जाएगा। तो यहां पर ये जो वस्तु है ये क्या करती है, इस परिवेश के अंदर विकिरण इस प्रकार से उत्सर्जित भी कर रही है, और साथ साथ में ये क्या कर रही है, इस प्रकार से विकिरण अवशोषित भी कर रही है। ये परिवेश से क्या कर रही है, इस प्रकार से विकिरण अवशोषित भी कर रही है भी। तो ध्यान से देखना। देखो, यदि T है वो T0 से बड़ा होगा, यानी वस्तु का तापमान परिवेश के तापमान से ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा अवशोषित विकिरणों की मात्रा से ज्यादा होगी। तो उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा ग्रेटर देन अवशोषित विकिरणों की मात्रा। और ध्यान से देखना, उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा अगर अवशोषित विकिरणों की मात्रा से ज्यादा होगी, यानी ज्यादा विकिरण उत्सर्जित हो रही है, तो वस्तु का जो तापमान है समय के सापेक्ष क्या होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में वस्तु का तापमान कम होगा, यानी इस स्थिति में वस्तु की क्या हो जाएगी, भी कूलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। और इसके बाद में दूसरा केस अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर यदि T है वो लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास है, T0, तो इस स्थिति में वस्तु के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है वो लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास है, अवशोषित विकिरणों की मात्रा। ठीक है ना? और यदि इस स्थिति में वस्तु जो ज्यादा विकिरण अगर अवशोषित करेगी, भाई वस्तु का तापमान परिवेश के तापमान से कम है तो ज्यादा विकिरण अवशोषित करेगी,
तो इस स्थिति में वस्तु का तापमान समय के सापेक्ष बढ़ेगा। वस्तु का तापमान समय के सापेक्ष बढ़ता है भी। तीसरा केस अपन डिस्कस करते हैं, यदि टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है टी नॉट, तो इस स्थिति में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है अवशोषित विकिरणों की मात्रा। और इस स्थिति में वस्तु का जो तापमान है वो क्या रहेगा भाई, नियत रहेगा। जनरली अपन ये बात करते हैं कि भाई अगर वस्तु का तापमान परिवेश के तापमान से ज्यादा है तो इस स्थिति में वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है। यहाँ पे नेट उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन के साथ साथ में अवशोषण भी चल रहा है, जबकि उत्सर्जन है वो अवशोषण से ज्यादा है। और अपन ये बोले कि यदि वस्तु और परिवेश का तापमान अगर बराबर है तो इस स्थिति में विकिरणों का उत्सर्जन अवशोषण नहीं होता है, न तो उत्सर्जन होता है नहीं अवशोषण होता है, यानी विकिरणों का आदान प्रदान रुक जाता है। तो वास्तव में विकिरणों का आदान प्रदान नहीं रुकता है, जितनी विकिरणें वस्तु अवशोषित करती है उतनी उत्सर्जित करती है, यानी यहाँ पे विकिरणों की किसी प्रकार की नेट हानि नहीं होती, परिणामी हानि नहीं होती है। ठीक है ना, वस्तु का तापमान नियत रहता है। और इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से, यदि वस्तु का तापमान कितना आपके पास है 0 केल्विन, तो इस स्थिति में उत्सर्जन तो होता नहीं है, केवल और केवल क्या होता है भी अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। और इस स्थिति में भी वस्तु का जो तापमान है वो क्या रहता है, बढ़ता है भी। वस्तु का तापमान समय के सापेक्ष बढ़ता है भी। ठीक है ना, तो ये प्रिवोस्ट का नियम था, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों प्रिवोस्ट का नियम तो अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम। तो देखिए ये क्या होता है, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि एक दिए गए तापमान पर प्रत्येक वस्तु के लिए ई लैम्डा तथा ए लैम्डा का अनुपात नियत होता है। तो एक दिए गए तापमान पर प्रत्येक वस्तु के लिए ई लैम्डा तथा ए लैम्डा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अपन जैसे बात करते हैं तो सामान्य वस्तु के लिए एक अपन बात करते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी यानी आदर्श कृष्णिका वस्तु के लिए बात करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि ई लैम्डा बटे क्या देगा आपके पास ए लैम्डा, किसके लिए, किसी जनरल बॉडी के लिए, अपॉन क्या देगा आपके पास ई लैम्डा बटा ए लैम्डा, किसके लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है ना, तो किसी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा का अनुपात जनरल बॉडी के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा के अनुपात के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं कि आदर्श कृष्णिका वस्तु होती है वो किसी भी तापमान पर उस पर आपतित सारी की सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इसके लिए जो ए लैम्डा वो कितना होता है, अभी 1 होता है। तो ये जो ए लैम्डा आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ए लैम्डा ये कितना हो जाता है आपके पास, 1 हो जाता है। और अगर ये आपके पास 1 हो गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इसको अपन लिख सकते हैं ई लैम्डा या इसको अपन बोल सकते हैं ई जनरल बॉडी बटे क्या हो जाएगा आपके पास ए जनरल बॉडी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में ई आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अगर अपन इसको इसके अपॉन में लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ई जनरल बॉडी, क्या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं यार, ई लैम्डा जनरल बॉडी लिख दो ना, ये आपके पास आ जाएगा ई लैम्डा जनरल बॉडी
ए लेमडा जनरल बॉडी बराबर ई लेमडा आइडियल ब्लैक बॉडी। तो यहां से आपके पास है ई लेमडा जनरल बॉडी बटा ई लेमडा आइडियल ब्लैक बॉडी बराबर ए लेमडा जनरल बॉडी हो गया। अब अपन जानते हैं कि ई लेमडा फॉर जनरल बॉडी, ई लेमडा फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, यानी साधारण वस्तु की उत्सर्जक क्षमता बटे आदर्श कृष्णिका वस्तु की उत्सर्जक क्षमता, इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जकता बोलते हैं। तो यही आपके पास है किसके बराबर हो जाएगा? अभी ई के बराबर हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो ई लेमडा और ए लेमडा इन दोनों का रेशियो क्या होता है? अभी ई लेमडा और ए लेमडा का रेशियो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह है कि ई लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा होता है, ठीक है ना। तो ये उत्सर्जकता तो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु के लिए ई लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आपके पास ए लेमडा होता है। यानी अगर अवशोषण क्षमता अधिक होती है तो उत्सर्जन क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है ना। यानी अच्छी अवशोषक अच्छी उत्सर्जक होती है, एक बुरी अवशोषक एक बुरी उत्सर्जक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है और एक बुरा अवशोषक एक बुरा उत्सर्जक होता है। अभी यानी किसी भी वस्तु के लिए अगर अवशोषण क्षमता अधिक है तो उत्सर्जन क्षमता भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यानी अगर कोई भी वस्तु किसी विशेष तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को ज्यादा मात्रा में अवशोषित करती है तो उस तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित भी करेगी, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं जो लाल रंग होता है वो हरे रंग को सबसे ज्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, और हरा रंग होता है वो लाल रंग को सबसे ज्यादा मात्रा में अवशोषित करता है। तो लाल रंग और हरा रंग ये दोनों एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं भी, ठीक है ना। तो अगर लाल रंग पर अपन हरा रंग आपतित करते हैं या हरे पे लाल रंग आपतित करते हैं तो पूरी तरह से इसका अवशोषण हो जाता है। तो लाल रंग हरे रंग का सबसे ज्यादा मात्रा में अवशोषण करता है और हरे रंग का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे लाल रंग और हरा रंग है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लाल हरे को और हरा लाल को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है ना। अब यदि लाल है इसको अपन ने अंधेरे कमरे में रख दिया और इसके ऊपर अगर अपन ने हरा रंग आपतित करवा दिया तो हरे को तो पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा, कोई परावर्तित होगा क्या? नहीं। तो ये अपने को लाल है वो कैसा दिखाई देगा भाई? काला। और इसी प्रकार से अगर अपन ने हरा है इसको अंधेरे कमरे में रख दिया अपन ने और इस पर अगर अपन ने लाल रंग का प्रकाश आपतित करवा दिया तो हरा तो लाल को अवशोषित कर लेगा, तो परावर्तित होगा ही नहीं। तो अपने को हरा कैसा दिखाई देगा भाई? ये अपने को दिखाई देगा काला, ब्लैक दिखाई देता है अभी। क्योंकि कोई भी वस्तु हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यदि इस पर अपन श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं तो हरे रंग को ये परावर्तित करता है, बाकी सारे के सारे रंगों को अवशोषित करता है। और कोई भी वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यदि इस पर अपन लाल श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं तो उसके लाल को ये परावर्तित कर देता है, बाकी सबको अवशोषित कर लेता है। पर यहां पर तो अपन ने लाल प्रकाश आपतित करवाया है, इसमें हरा तो है ही नहीं, तो हरा तो परावर्तित होगा नहीं। यदि लाल प्रकाश आपने आपतित करवा दिया तो लाल को तो सबसे ज्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, तो ये कैसा दिखाई देगा भाई? काला। और यदि आपने हरा प्रकाश आपतित करवा दिया तो ये कैसा दिखाई देगा? अपने को काला दिखाई देगा। तो सीधी सी बात ये है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है और एक बुरा अवशोषक बुरा उत्सर्जक होता है। जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डार्क स्किन का आदमी होता है, ऐसा आदमी जिसकी स्किन कैसी हो? डार्क हो, तो उसको गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में ज्यादा सर्दी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी है, क्योंकि जो उसकी बॉडी का कलर कैसा है? ब्लैक है, और ब्लैक होता है ना वो उसमें अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक होता है।
गर्मियों में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी बॉडी ज्यादा मात्रा में उष्मा या उष्मे विकिरणों को अवशोषित करती है, जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इस कारण से इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और जैसे सर्दियां आती है तो वैसे ही इसकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा विकिरणों को, बहुत तेजी से विकिरणों को उत्सर्जित करती है, परिणाम स्वरूप इसका तापमान बहुत तेजी से घट जाता है और इसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। एक ध्यान से देखना, देखो फ्रॉनहोफर रेखाएं, ये फ्रॉनहोफर रेखाएं कब देखी जाती है भाई? फ्रॉनहोफर रेखाएं देखी जाती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखी जाने वाली जो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं वो भी किरचॉफ के नियम से एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है ना। मरुस्थलीय प्रदेशों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और ये बलुई मिट्टी होती है, ये ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती है। इस कारण से मरुस्थलीय प्रदेशों में गर्मियों में दिन गर्म होते हैं और रातें कैसी होती है? ठंडी होती है, ठीक है ना। तो ये बात भी अपन किससे एक्सप्लेन करते हैं भाई? किरचॉफ के नियम से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो किरचॉफ का नियम इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, किरचॉफ के नियम पर कुछ मैं आपको एक्सरसाइज करा देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो ध्यान से देखना। देखो जैसे एक तो मान लो कि आपके पास में कोई भी एक धातु का गोला है, ठीक है ना, और धातु का गोला कैसा भी व्हाइट है, धातु का गोला कैसा है ये, इस पर आपने व्हाइट पेंट कर रखा है भाई, व्हाइट कलर से पेंटेड है ये। इसके ऊपर आपने इस प्रकार से ब्लैक कलर के स्पॉट्स बना दिए, काले रंग के धब्बे बना दिए भाई, ठीक है ना। ब्लैक स्पॉट्स है। अब अपन क्या करते हैं, इस धातु के गोले को सबसे पहले गर्म करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसको अपन गर्म करते हैं और गर्म करके इसको अपन क्या करते हैं, किसी अंधेरे कमरे के अंदर ले जाकर के रख देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है बताओ? अगर इस धातु के गोले को बहुत ज्यादा गर्म करके अपन अंधेरे कमरे के अंदर ले जाकर के रख देंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? ध्यान से देखना। देखो देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा व्हाइट है। व्हाइट व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि जब इस पर अपन व्हाइट लाइट यानी विबग्योर को आपतित करवाते हैं तो सारे के सारे लाइट को ये क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, बिल्कुल भी अवशोषित नहीं करता है। और अगर ये अवशोषण नहीं करेगा तो उत्सर्जन किसका करेगा? किसी का नहीं। ब्लैक होता है, वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि इस पर आपतित सारी सारी विकिरणों को ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित किसी को नहीं करता। तो कुछ भी अगर वापस नहीं आता तो अपने को कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? डार्क। अब सुनना ध्यान से देखना। देखो अगर इसको अपन अंधेरे कमरे के अंदर ले जाकर के रख देंगे गर्म करके, तो इस स्थिति में इसका जो व्हाइट पेंट है उसने तो किसी रंग का अवशोषण किया ही नहीं, तो उत्सर्जन भी नहीं करेगा। तो इस कारण से आपका जो व्हाइट पेंट है ये तो कैसे दिखाई देगा भाई? ये तो आपको दिखाई देगा ब्लैक। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। और इस स्थिति में जो ब्लैक स्पॉट्स है वो आपको कैसे दिखाई देंगे भी? व्हाइट दिखाई देंगे, क्योंकि ब्लैक है, उन्होंने सबसे ज्यादा विकिरणों का अवशोषण किया है, इस कारण से सबसे ज्यादा का उत्सर्जन भी करेगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। इसी प्रकार से ये आपके पास धातु का कोई गोला है और इस धातु के गोले पर आपने क्या कर दिया? इस प्रकार से ब्लैक कलर कर दिया। ये धातु का गोला, इस पर आपने ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है ना। और इसके बाद में ध्यान से देखना, इस पर आपने इस प्रकार से यूं रेड कलर के कुछ स्पॉट्स बना दिए, लाल कलर के, रेड कलर के कुछ इस पे निशान बना दिया आपने, ठीक है ना। रेड स्पॉट्स बना दिए भी। अब यदि आपने इस पर रेड स्पॉट्स बना दिए तो क्या होता है? यदि आप इसको जैसे धूप के अंदर बहुत ज्यादा गर्म करके इसको अंधेरे कमरे में ले जाके रख दोगे तो क्या होगा? जो ब्लैक है उस ब्लैक ने तो ध्यान से देखना, तो सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें विकिरणों का, सभी विकिरणों का इसने अवशोषण किया है, तो ये सभी का उत्सर्जन करेगा। इस कारण से ब्लैक है वो तो कैसा दिखाई देगा? आपको व्हाइट दिखाई देगा। कैसा? व्हाइट, यानी चमकता हुआ दिखाई देगा। और जो रेड स्पॉट्स है वो कैसा दिखाई देगा? रेड ने ध्यान से देखना, देखो सबसे ज्यादा कौन से कलर का अवशोषण किया है?
सबसे ज्यादा इसने ग्रीन का अवशोषण किया, क्योंकि रेड और ग्रीन एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं। इस कारण से रेड है वो किसका उत्सर्जन करेगा? ग्रीन का। इस कारण से ये अपने को दिखाई देगा कैसा? ग्रीन दिखाई देगा भाई, ठीक है ना, ये बात हो गई भाई। और यदि ये जो स्पॉट्स है वो ग्रीन होते तो कैसे दिखाई देते? रेड दिखाई देते, ठीक है ना, ये बात। चलो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान के चलिए कोई गुलाब का प्लांट है, रोज प्लांट है, गुलाब का पौधा है, इसको आपने बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर ले जाके रख दिया। अब इसकी पत्तियों पर अगर आपने लाल रंग का प्रकाश आपतित किया तो आपको पत्तियां कैसी दिखाई देगी बताओ? पत्तियां हरी है, लाल आपतित कर दिया तो हरे का लाल फेवरेट होता है, पूरे प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा, उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा, परावर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपको पत्तियां कैसी दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। और यदि इसके फूल जो कि कैसे हैं? रेड है, उन पर अगर आपने ग्रीन लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, ठीक है ना, ग्रीन लाइट को अगर आपने इंसिडेंट करवा दिया, हरे रंग के प्रकाश को आपतित करवा दिया, तो इस स्थिति में लाल का फेवरेट हरा होता है, ये लाल पूरे हरे को अवशोषित कर लेगा और आपको कैसा दिखाई देगा? ये फूल ब्लैक कलर का दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा भी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि इसकी भी फ्रोनोफर रेखाओं की बात करते हैं। क्या होती है फ्रोनोफर रेखाएं? देखो सूर्य की बात करते हैं। ये अपना जो सूर्य है, सूर्य का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग को अपन क्या बोलते हैं? ये होता है प्रकाश मंडल। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है 10⁻7 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और इसके आसपास का जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर, इसका टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 6000 केल्विन होता है। अब प्रकाश का उत्सर्जन किससे होता है? प्रकाश मंडल से होता है। तो प्रकाश मंडल से उत्सर्जित प्रकाश वर्णमंडल से गुजरता हुआ पृथ्वी तक पहुंचता है। इस वर्णमंडल के अंदर कई सारी गैसेज होती है, कई सारी गैसें होती है। इसके अंदर होता है गैसों का मिश्रण, जैसे सोडियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो गैसीय अवस्था के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं भी। अब देवदान से क्या होता है, यहां पर इससे क्या होता है? इस प्रकार से उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश है वो कहां तक पहुंचता है? इस प्रकार से पृथ्वी तक पहुंचता है। ये पृथ्वी हो गई, ये अर्थ, तो इससे उत्सर्जित होने वाला प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचता है इस प्रकार से यू, ठीक है ना। यह प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो प्रकाश मंडल से चलने वाला प्रकाश जब वर्णमंडल से होकर के पृथ्वी तक पहुंचता है तो वर्णमंडल के अंदर जो गैसों का मिक्सचर होता है वो क्या करता है? कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण कर लेता है। और निश्चित तरंगदैर्ध्यों का अगर इन गैसों ने अवशोषण कर लिया तो इस स्थिति में पृथ्वी पर अगर आप सूर्य की विकिरणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त करोगे तो उस स्पेक्ट्रम में उन तरंगदैर्ध्यों की अनुपस्थिति पाई जाएगी। वो तरंगदैर्ध्य अनुपस्थित होगी जो वर्णमंडल ने अवशोषित कर लिए, ठीक है ना। तो इस कारण से यदि आप यहां पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हो, ये स्पेक्ट्रम हो गया इस प्रकार से यूं, तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ आपको डार्क लाइंस प्राप्त होती है, कुछ डार्क लाइंस प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन वेवलेंथ को ये जो वर्णमंडल है ये अवशोषित कर लिया है। तो सामान्य स्थिति में जो वर्णमंडल है ये कैसा होता है? अवशोषी। और जो फ्रॉनहोफर लाइंस है वो कैसी होती है? डार्क।
अब क्या होता है ध्यान से देखना, देखो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता 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 कई बार क्या होता है यहां पर पहुंच जाता है कि चंद्रमा यहां पर आ गया, और अगर यहां पर चंद्रमा आ गया तो इसको ही अपन बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो इस स्थिति में ये वाली जो विकिरण है ये तो इस प्रकार से पृथ्वी तक पहुंचेगी नहीं, अब ये तो पहुंचेगी नहीं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सीधी सी बात है जो प्रकाश मंडल है इससे चलने वाली विकिरण तो पृथ्वी तक पहुंचेगी नहीं। अब ध्यान से देखना, देखो वर्णमंडल से चलने वाली, वर्णमंडल ने जो अवशोषित कर रखी थी वही केवल पृथ्वी तक पहुंच पाएगी। वर्णमंडल ने पहले जो अवशोषित की थी वो तो यहां पर ध्यान से देखना, देखो अपने को डार्क लाइंस के रूप में प्राप्त हो रही थी, और अब वर्णमंडल जो अवशोषित कर रहा था वही अब क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो अब बाकी सारी विकिरण तो यहां पर डार्क हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये जो डार्क थी ना वो कैसे हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। तो पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जो वर्णमंडल है वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जी, और इस स्थिति में जो फ्रॉनहोफर लाइंस है वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है आपके पास में ब्राइट, और नंबर ऑफ डार्क लाइंस बराबर क्या हो जाएगी आपके पास में, नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस। और इन्हीं लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगी फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो क्या होता है अभी फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती है, अगर पृथ्वी पर अपन सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो सामान्य स्थिति में इस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती है, कुछ वेवलेंथ गायब होती है, कुछ तरंगदैर्ध्य अनुपस्थित होती है। उन तरंगदैर्ध्यों की जगह पर अपने को डार्क लाइंस प्राप्त होती है, काली रेखाएं प्राप्त होती है। इन लाइंस को अपन बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। और पूर्ण सूर्यग्रहण के समय ये जो डार्क लाइंस होती है वापस कैसी हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, और ये लाइंस भी क्या होती है, फ्रॉनहोफर लाइंस होती है। तो डार्क लाइंस और ब्राइट लाइंस इनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास में किरचॉफ्स लॉ है, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसके एग्जांपल्स हो गए। चलिए बच्चों, प्रीवोस्ट का नियम अपन ने डिस्कस कर लिया, किरचॉफ का नियम अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टीफन का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है अभी। क्या कहता है ध्यान से देखना, देखो स्टीफन का नियम ये कहता है कि किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो उत्सर्जन क्षमता है उसकी परमताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। भी किसी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए उत्सर्जन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमताप की पावर 4, यानी अपन लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4। यहां पर अपन लिख सकते हैं कि E बराबर सिग्मा T की पावर 4 हो गया। अभी यहां पर आपके पास जो सिग्मा है इसको अपन बोलते हैं स्टीफन नीतांक। इसका मान कितना होता है, सिग्मा बराबर 5.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, अभी इसका मात्रक था वोट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 हो जाएगा। अभी याद ऐसे रख सकते हैं 5, 6, 7, 8, ये स्टीफन नीतांक हो गया। अभी अब ये जो स्टीफन का नियम है ये किसके लिए होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए होता है। तो अपन जानते हैं कि E आइडियल ब्लैक बॉडी, E जनरल बॉडी अपॉन E आइडियल ब्लैक बॉडी बराबर क्या होता है आपके पास, E क्या होती है, उत्सर्जकता होती है। तो E जनरल बॉडी बराबर क्या होता है, E इंटू E आइडियल ब्लैक बॉडी।
यानी अगर आइडियल ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता को आपने उत्सर्जकता से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में किसी भी साधारण वस्तु के लिए, किसी भी जनरल बॉडी के लिए आपको उत्सर्जन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं इसके लिए E बराबर E, और E आइडियल ब्लैक बॉडी ये कितना था आपके पास है, सिग्मा T की पावर 4, सिग्मा T की पावर 4 हो गया अभी, ठीक है ना, ये बात होगी। अब ये तो उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा के बारे में अपने को बता रहा है। अभी उत्सर्जन क्षमता आ गई है, किसकी आ गई, साधारण वस्तु की उत्सर्जन क्षमता परम ताप की चतुर्थ घात की समानुपाती होती है। ओके, अब इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर अपन इसको लिख सकते हैं नेट, या ऐसे लिख सकते हैं अपन, E बराबर कितना होता है आपके पास है, dq अपॉन a इंटू क्या होता है, dt होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि E बराबर क्या होता है आपके पास है, q अपॉन a इंटू टी होता है, तो dq अपॉन a इंटू dt लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है E सिग्मा और t की पावर 4, और यहां से अगर अपन लिख देते हैं dq अपॉन dt, तो dq अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है E सिग्मा a t की पावर 4। अब ये आपके पास है क्या हो जाएगी बताओ, विकिरण उत्सर्जन की दर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विकिरण उत्सर्जन की दर, विकिरण उत्सर्जन की दर हो जाएगी ये आपके पास में क्या हो जाएगी, विकिरण उत्सर्जन की दर हो जाएगी। जबकि परिवोष्ट बोलता है कि उत्सर्जन और अवशोषण दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं, तो यदि कोई वस्तु जिसका तापमान T है, तो ये इतनी विकिरण अगर उत्सर्जित करेगा, तो परिवेश का तापमान कितना है, T0 है, तो कुछ विकिरण इसको अवशोषित भी करनी पड़ेगी। तो अपन लिख सकते हैं उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा माइनस अवशोषित विकिरणों की मात्रा, ये हो जाएगी नेट विकिरण हानि की दर हो जाएगी। नेट विकिरण हानि की दर, तो नेट विकिरण हानि की दर क्या हो जाएगी आपके पास में, बताओ, बराबर उत्सर्जन की दर माइनस अवशोषण की दर, तो यहां से इसको आप लिख सकते हैं dq अपॉन dt बराबर क्या देगा आपके पास है E सिग्मा a और t की पावर 4 माइनस क्या देगा आपके पास है T0 की पावर 4। यहां पर t की पावर 4 है, ये तो उत्सर्जन की दर के लिए, और अवशोषण की दर के लिए क्या हो जाएगा, T0 की पावर 4 हो जाएगा, ये बात होगी भी। तो ये आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है, ये देखिए नेट विकिरण हानि की दर हो जाएगी भी, ठीक है ना। नेट विकिरण हानि की दर होगी, और अपन इसको ना, इसको अपन RH भी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, RH। ये बात होगी भी। RH क्या हो जाएगी आपके पास है, नेट रेट ऑफ हीट लॉस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेट रेट ऑफ हीट लॉस। अब सुनो ध्यान से, जैसे जैसे कोई वस्तु विकिरणों को उत्सर्जित कर रही है, विकिरणों की हानि कर रही है, तो इसका तापमान भी घटेगा। तो dq को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, dq बराबर क्या आपके पास हो जाएगा m s, ये हो जाएगा आपके पास है dt। तो यहां से आपके पास है इस dq को अपन क्या लिख सकते हैं, ms dt, तो इसको अपन लिख देंगे m s dt अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है E सिग्मा a, t की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है T0 की पावर 4 हो जाएगा। और ये जो ms है, इस ms को अपन इसके अपॉन में ले जाइए,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन dt तापमान में गिरावट की दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तापमान में गिरावट की दर। इसको अपन लिख सकते हैं RC, लिख सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग। यानी इसको अपन बोल सकते हैं तापमान में गिरावट की दर, या इसको अपन बोल सकते हैं शीतलन की दर। ये आपके पास हो जाएगी रेट ऑफ कूलिंग। और ये जो दो फॉर्मूले, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है अभी। नेट विकिरण हानि की दर का फॉर्मूला और एक आपके पास हो जाएगी शीतलन की दर का फॉर्मूला हो जाएगा अभी, ठीक है ना, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब सुनना ध्यान से, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, कब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ये किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में होना चाहिए भी, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे मान के इसलिए आपके पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं और वस्तुओं का तापमान क्या भी समान है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यदि समान पदार्थ से निर्मित पिंड, समान पदार्थ से निर्मित पिंड समान ताप पर गर्म करके समान परिवेश में ठंडे होने के लिए रखे जाते हैं, तो समान पदार्थ से निर्मित पिंड समान ताप पर गर्म करके समान परिवेश में ठंडे होने के लिए रखे जाते हैं। तो जैसे मान के इसलिए आपके पास है कॉपर की दो पिंड है, एक तो कैसा भी कॉपर का गोला है और एक मान के इसलिए कॉपर का घन है, तो समान पदार्थ क्या होगी, दोनों को मान के इसलिए अपन ने 500 केल्विन पे गर्म कर दिया, तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया और दोनों को अपन एक ही कमरे में रख दिया, यानी समान परिवेश में ठंडा होने के लिए अपन ने रख दिया है। तो इस स्थिति में क्या बनता है देवदान से, RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बनता है ध्यान से देखना, देखो देखिए बेटा, अगर समान पदार्थ से निर्मित है तो यहाँ पे जो E होती है उत्सर्जकता, यह पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है, तो E कांस्टेंट हो गया, सिग्मा तो वैसे कांस्टेंट होता है, T बराबर दे रखा है, बराबर ताप तक गर्म किया आपने, और T नॉट क्या होता है, परिवेश का तापमान होता है, समान परिवेश में आपने ठंडा होने के लिए रखा है, तो RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास A, तो RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं RC की बात करते हैं, तो RC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहां पर आपके पास है जो E है वो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है, सिग्मा तो वैसे कांस्टेंट है, S क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा, आप जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है, अगर पदार्थ आपको समान देगा तो विशिष्ट ऊष्मा भी समान होगी, तो S भी सेम हो जाएगा, समान तापमान तक गर्म किया और समान परिवेश में ठंडा होने के लिए रखा है, तो RC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा A/m, तो इसको आप लिख सकते हैं A/m। अपन जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व है, और घनत्व होता है वो भी पदार्थ पे डिपेंड करता है, तो समान पदार्थ से निर्मित पिंड है तो घनत्व अगर कांस्टेंट हो गया तो द्रव्यमान और आयतन दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे, तो RC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास, एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपके पास है, आयतन गुणा घनत्व, और घनत्व क्या होता है अभी, कांस्टेंट होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे देवदान से एक तो RH एक RC इनके बारे में बता दिया, और एक
मैंने आपको बता दिया कि समान पदार्थ से निर्मित पिंड समान ताप पर गर्म के समान परिवेश में ठंडे होने के लिए रखे जाएं, तो RH तो किस पे डिपेंड करता है, RC किस पे डिपेंड करता है, भाई ये मैंने आपको बता दिया है। बात समझ में आ गई ना? अब सुनना मेरी बात। देखो, एक तो आपके पास है ये dQ/dt है, और एक आपके पास है ये dQ/dt है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये तो है आपके पास है विकिरण उत्सर्जन की दर, इसमें अवशोषण का कोई रोल नहीं है। जैसे मान के चलिएगा कोई भी पिंड है 100 विकिरण प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रही है, तो ये तो उत्सर्जन की दर की बात कर रहा है। बट 100 के साथ साथ में मान के चलिएगा ये 40 को पर सेकंड अवशोषित भी कर रही है, तो नेट विकिरण हानि की दर कितनी रहेगी? 100 अवशोषित, 100 उत्सर्जित हुई और 40 आपने वापस अवशोषित कर ली, तो 60 आ गया। तो ये जो RH है ना वो आपके पास है 60 है, ठीक है ना? ये चीज हो गई भी। तो इन सारी की सारी चीजों को करें नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन कूलिंग लॉ। तो एक बार अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं। तो न्यूटन का क्वेश्चन मैं आपको सारे एक साथ करवा दूंगा। न्यूटन का शीतलन का नियम, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूटन से कूलिंग लॉ, शॉर्ट में इसको अपन NCL बोल सकते हैं, न्यूटन कूलिंग लॉ। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो देखो, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में परिवेश है, इसके अंदर आपने कोई वस्तु रख दी है। वस्तु का तापमान कितना हो जाएगा आपके पास है T, और परिवेश का तापमान कितना हो जाएगा? अभी T0 हो जाएगा। परिवेश का तापमान कितना हो जाएगा? T0 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी आपके पास में वस्तु, और ये हो जाएगा आपके पास में परिवेश। तो वस्तु और परिवेश के मध्य जो तापांतर है वो कितना हो जाएगा? डेल्टा T, और डेल्टा T बराबर कितना हो जाएगा? T माइनस T0 हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो T बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? T0 प्लस डेल्टा T हो जाएगा। इसके बाद में अपन एक चीज सोल्व कर लेते हैं, T⁴ माइनस क्या हो जाएगा? T⁻⁴। ये तो अपन जानते हैं भाई, ये क्या होता है भाई? ये कहां पर आता है? ये अभी मैंने आपको जो दो फॉर्मूले बताए थे उनके अंदर T⁴ माइनस T⁻⁴ आ रहा था। तो T की जगह अपन क्या लिख देंगे? ये अपन लिख देंगे T0 प्लस डेल्टा T⁴ माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? T⁻⁴। तो यहां से आपके पास में देवदान से बराबर। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, T0 को कॉमन निकालता हूं इस वाले ब्रैकेट में से। अब इस ब्रैकेट की होल पावर कितनी आपके पास है? 4 है। तो T0 को अगर बाहर निकालूंगा तो T0 अपनी पावर 4 लेकर के बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास में जाएगा T⁻⁴, इसको आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस इसको अपन बोलेंगे डेल्टा T बटे क्या देगा आपके पास है? T0। इसकी पावर क्या देगी? 4 माइनस T0 की पावर 4 आ जाएगी। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि यदि डेल्टा T है वो काफी छोटा है किससे? अभी T0 से, तो डेल्टा T बटे T0 है वो 1 से काफी छोटा हो जाएगा। मतलब वस्तु और परिवेश के मध्य जो तापांतर है वो परिवेश के ताप से काफी छोटा भी। तो इस स्थिति में डेल्टा T बटे T0 है वो 1 से काफी छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में अपन द्विपद प्रमेय काम में ले सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय कैसे काम में ले सकते हैं? तो T⁴ माइनस क्या देगा? T⁻⁴, जो कि अपन सोल्व कर रहे थे, बराबर आ जाएगा आपके पास T⁻⁴, ठीक है ना? और इसके बाद में ब्रैकेट 4 आगे ले आएंगे इसके आगे अपन, तो 1 प्लस कितना देगा आपके पास? 4 डेल्टा T बटे T0, और माइनस कितना देगा आपके पास? T⁻⁴। तो बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो T⁻⁴, और प्लस कितना देगा आपके पास? बताओ, 4 प्लस क्या देगा आपके पास? 4 डेल्टा T⁻⁴ आ गया, माइनस क्या देगा आपके पास? T⁻⁴। तो T⁻⁴ में से माइनस का T⁻⁴ कर देंगे, ये कट जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 T⁻³ इंटू डेल्टा T आ जाएगा अभी। अब अपन बात करते हैं शीतलन की दर, यानी रेट ऑफ कूलिंग, यानी ठंडे होने की दर।
क्या होती है, आरसी बराबर क्या होता है आपके पास, ई सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 मैंने यहां से जो निकाला वो मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, आर सी बराबर ई सिग्मा ए अपॉन एम एस और इंटू क्या देगा आपके पास 4 टी नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। यहां से आपके पास आर सी बराबर 4 ई सिग्मा ए टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस इंटू क्या देगा आपके पास डेल्टा टी हो जाएगा। अभी 4 भी कांस्टेंट संख्या है, ई क्या होती है उत्सर्जकता, एक दी गई वस्तु की उत्सर्जकता उसकी सतह पर डिपेंड करती है और एक दी गई वस्तु की उत्सर्जकता कांस्टेंट रहती है। सिग्मा कांस्टेंट होगा ए, एक दी गई वस्तु का एरिया भी कांस्टेंट होता है क्योंकि अपन ए की वस्तु की बात कर रहे हैं। टी नॉट क्या होता है, परिवेश, किसी भी वस्तु को ठंडा होने के लिए रखते हैं तो उसी परिवेश के अंदर रखते हैं, उसका एम और उसका एस भी कांस्टेंट रहता है। तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसको पूरे को अपन क्या बोल देंगे, भी कांस्टेंट बोल देंगे। तो ये तो आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इस स्थिति में शीतलन की दर आर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास में डेल्टा टी, यानी जो शीतलन की दर है वो वस्तु तथा परिवेश के मध्य तापांतर के समानुपाती होती है। यानी इसको आप लिख सकते हैं dt बटे dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसको आप लिख सकते हैं t माइनस क्या देगा टी नॉट देगा, इसके आगे माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि समय के सापेक्ष तापमान है उसमें गिरावट आती है। वस्तु को अगर अपन किसी भी परिवेश के अंदर रख देंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर है वो क्या करता है बच्चों, डिक्रीज होता है। अभी तो समय बढ़ता है तापमान घटता है, इस कारण से माइनस का चिन्ह यहां पर बन लगा दिया। तो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु तथा परिवेश के मध्य तापांतर कम है तो इस स्थिति में वस्तु के शीतलन की दर वस्तु तथा परिवेश के मध्य तापांतर के समानुपाती होती है, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। और इसके बाद इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि dt बटे क्या देगा आपके पास है dt बराबर माइनस का k और t माइनस क्या देगा आपके पास है टी नॉट देगा। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अभी अब एक क्या होता है, अभी मान के चलिए का वस्तु है वो स्मॉल टी समय में T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक ठंडी होती है। इस स्थिति में अपन एक रेडिएशन करेक्शन करते हैं, एक विकिरण संशोधन करते हैं, एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं, माना वस्तु स्मॉल टी समय में T1 से T2 तापमान तक ठंडी होती है। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर आपके पास है dt, तो dt क्या देगा अभी T1 से T2 घट रहा है तो इसको अपन बोलेंगे T1 माइनस क्या देगा आपके पास है T2 बटे dt क्या देगा आपके पास है टाइम t बराबर k। t क्या होता है वस्तु का तापमान, वस्तु का तापमान तो T1 से T2 तक चेंज होता है, तो इसका औसत ले लो। तो t हो जाएगा आपके पास है T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है T0 हो जाएगा। और ये आपके पास एक फॉर्मूला बनकर के तैयार हो चुका है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विकिरण संशोधन। इसको अपन बोलते हैं विकिरण संशोधन बोलते हैं, रेडिएशन करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
रेडिएशन करेक्शन बोलते हैं। और बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना भी, एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला। नीट के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तो बस न्यूटन कूलिंग लॉ में ये वाला फॉर्मूला काम में लेना, आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका न्यूटन का शीतलन का नियम। करें इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखना, देखो बच्चों, अपन ने शीतलन का फॉर्मूला लिखा था dt अपॉन dt बराबर कितना था, माइनस का k, और t माइनस क्या था आपके पास, टी नॉट था। इसके बाद इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास dt अपॉन क्या देगा आपके पास, t माइनस का टी नॉट, ठीक है ना, और बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस का k इंटू डी टी। ओके, ये बन गया ना। अब मान के इसलिए t बराबर 0 पर वस्तु का तापमान कितना आपके पास है, T1, और t बराबर t पर वस्तु का तापमान कितना देगा आपके पास है, T2 देगा। यानी वस्तु का तापमान T1 से कितना हो रहा है भाई, T2 हो रहा है। ये तो आपके पास में t बराबर 0 और ये आपके पास है t बराबर t पर, ठीक है ना। इस प्रकार से वस्तु का तापमान चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1/x बन गया, तो 1/x का क्या होता है, log बेस x होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं log बेस e t माइनस टी नॉट, और t का तो कितना हो जाएगा आपके पास में, फिर t माइनस टी नॉट का अवकलन कर देंगे तो t का तो हो जाएगा 1 और टी नॉट का हो जाएगा 0 देगा, तो 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी लिमिट्स अपन पुट करते हैं, कहां से कहां तक, T1 से लेकर के T2 तक। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का k इंटू ये आपके पास है dt, और dt का क्या होता है, t होता है, ये t हो गया। इसके बाद लिमिट्स पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास log बेस e, इसको अपन लिख देंगे T2 माइनस टी नॉट बटे T1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है टी नॉट, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का KT हो जाएगा। इसके बाद में e की पावर माइनस का KT बना दो, log का नियम लगा दो, तो ये बन जाएगा आपके पास है T2 माइनस टी नॉट बटे T1 माइनस टी नॉट बराबर e की पावर माइनस का KT। इसके बाद इसको इधर की तरफ ले जाओ तो T2 माइनस का टी नॉट बराबर T1 माइनस टी नॉट e की पावर माइनस का KT। इसके बाद में यहां से आपके पास है T2 बराबर माइनस का उधर जाकर के प्लस का देगा टी नॉट प्लस T1 माइनस क्या देगा टी नॉट e की पावर माइनस का k इंटू टी। एग्जैक्टली आपके पास ये फॉर्मूला हो गया अभी। अब इस फॉर्मूले से आप जो आंसर निकालोगे और विकिरण संशोधन से आप जो आंसर निकालोगे वो आंसर आपको सेम ही प्राप्त होने वाला है। आपको पता है ये log वगैरह e की पावर वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको रेडिएशन करेक्शन यानी विकिरण संशोधन वाला फॉर्मूला ही काम में लेना है, ठीक है। यानी अपन यहाँ बोल सकते हैं कि T2 है, यानी वस्तु का जो अंतिम ताप है वो समय के सापेक्ष चरघातांक के रूप से घटता है। तो वस्तु का ताप समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से घटता है। और यदि अपन ग्राफ बनाते हैं वस्तु के ताप और समय के बीच में, तो प्रारंभ में वस्तु का जो तापमान है वो कितना था आपके पास है टी नॉट, और प्रारंभ में वस्तु का तापमान कितना था, T1 था, सॉरी T1 कितना था, T1। और बहुत लंबे समय पश्चात इस वस्तु का तापमान कितना हो जाता है, टी नॉट हो जाता है। कितना हो जाता है, टी नॉट, अनंत समय पश्चात। तो अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से यूं चलते चलते चरघातांकी रूप से घटता है, बट इसको आपको टच नहीं करवाना ना इसके पैरेलल, क्योंकि ये इस लाइन को कब टच करेगा भी, अनंत समय पर। अनंत समय पश्चात इसका तापमान घट करके परिवेश के तापमान के बराबर होगा भी। तो चरघातांकी रूप से घटने का ग्राफ आपके पास में ये हो गया भी। ये आपके पास है शीतलन का नियम हो गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब तक की अगर अपन बात करते हैं तो अब तक अपन ने
विकिरण के अंदर विकिरणों की प्रॉपर्टी पढ़ ली है। 3 प्रकार के गुणांक होते हैं, आर, ए और टी, वो मैंने आपको बता दिया। अलग अलग जो डेफिनेशंस होती है वो डेफिनेशंस आपको बता दी। प्रिवोस्ट का नियम बता दिया, किरचॉफ का नियम बता दिया। इसके बाद में स्टीफन का नियम आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद में मैंने आपको न्यूटन का शीतलन का नियम आपको समझा दिया। इसके बाद में एक तो वीन का विस्थापन का नियम, ठीक है ना, और एक जो सोलर कांस्टेंट यानी सौर नीयतांक होता है वो, ठीक है ना। ये चीजें मेरे को आपको और बतानी है, और एक आदर्श कृष्णी का स्पेक्ट्रम, ये चीजें बतानी है भी। इसके बाद में आपको जो विकिरण है वो भी फिनिश हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी मेरे को करवाने हैं, तो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आदर्श कृष्णी का स्पेक्ट्रम। आदर्श कृष्णी का स्पेक्ट्रम, कि आदर्श कृष्णी का क्या होती है। आदर्श कृष्णी का क्या होती है, देखो ध्यान से। एक ऐसी वस्तु जो निम्न तापमान पर आपतित सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तथा उच्च तापमान पर सभी विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है। क्या ध्यान से देखना, देखो सुनो भी। ये एक ऐसी वस्तु होती है जो लो टेम्परेचर पर होने पर इस पर जितने भी विकिरण आपतित करोगे सारी की सारी विकिरण अवशोषित कर लेती है। यानी इसके लिए ध्यान से देखना, देखो ए और ए लैम्डा, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका अवशोषण गुणांक भी 1 होता है, यानी अवशोषण क्षमता भी 1 होती है, स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता भी 1 होती है। सारी की सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। और इसके लिए ध्यान से देखना, जो उत्सर्जकता होती है वो कितनी होती है, वो भी 1 होती है, ठीक है ना। और यदि ये उच्च तापमान पर होती है तो इस स्थिति में अवशोषित की गई सारी की सारी विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है, ठीक है ना। यानी इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, लैम्डा होती है, वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर के अनंत तक होती है। और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसका कैसा होता है, अभी सतत होता है। कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है अभी, ठीक है। अब आपको अगर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। देखो फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था, फेरी की आइडियल ब्लैक बॉडी उसने कैसे बनाई, ध्यान से देखना। देखो उसने इस प्रकार से एक खोखला गोला लिया, खोखला गोला बनाया, ये खोखला गोला यहां पर उसने इस प्रकार से एक छोटा सा छेद बनाया, बारीक सुराख बनाया, और इस छेद के बिल्कुल सामने, जस्ट सामने, यहां पर इसने इस प्रकार से एक उभार बना दिया। अब इसके अंदर यदि अपन कोई भी विकिरण आपतित करवाते हैं, विकिरण जैसे यहां पर इस प्रकार से यूं आपतित हुई, तो ये यहां से इस प्रकार से यूं टकरा करके इस प्रकार से यूं जाएगी, यूं टकरा करके इस प्रकार से यूं जाएगी, और फिर उसके बाद यहां से यूं टकरा करके इस प्रकार से ये यूं आ जाएगी,
यहाँ पे टकरा करके इस प्रकार से ये यूं चली जाएगी, तो इस प्रकार से ये टकरा करके इसके अंदर ही घूमती रहती है। एक बार कोई भी विकिरण अगर इसके अंदर आ जाती है तो वापस बाहर निकलने की फैसिलिटी नहीं होती है। बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे टकराने वाली जो विकिरण है वो इससे बाहर निकल सकती है, बट यहाँ पर अपन ने एक उभार बना दिया, तीखा उभार बना दिया, तो यहाँ पर जो भी विकिरण टकराएगी ना वो इस प्रकार से तिरछी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बाहर निकलने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं भी। अब आइडियल ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है मैंने आपको बता दिया, इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है, यानी इसके अंदर जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लेमडा से लेकर के लेमडा बराबर 0 से लेकर के अनंत तक होती है, यानी सभी संभव तरंग दैर्ध्य की विकिरण इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। कोई भी विकिरण इसके अंदर, कोई भी वेवलेंथ इसके अंदर अनुपस्थित नहीं होती है, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इसका ग्राफ बना देते हैं अपन। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। यहां पे तो अपन लेते हैं किसको, अभी ई लेमडा को, यहां पर अपन लेते हैं लेमडा को। तो लेमडा बराबर 0 से अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस स्थिति में विकिरणों की संख्या है वो पहले तो क्या होती है, इस प्रकार से यूं बढ़ती है, फिर उसके बाद में यूं वापस घटने लगती है। ये बात होगी भी, यानी अलग अलग तरंगदैर्ध्यों की संगत विकिरणों की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है भी, यानी सभी तरंगदैर्ध्य की बराबर मात्रा में विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है। जैसे इस वेवलेंथ की संगत तीव्रता कम है, इसकी संगत थोड़ी ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा हुई, फिर कम 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 और कम होती जाती है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को अपन बोल सकते हैं लेमडा एम। लेमडा एम क्या होता है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्ध्य है। तो लेमडा एम की संगत आपको पीक प्राप्त होता है, यानी चोटी प्राप्त होती है भी, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो गया, और ये वाला ग्राफ आपके पास है टेम्परेचर T1 पर है, तो इसको अपन बोलेंगे लेमडा M1। और यदि टेम्परेचर को बढ़ाकर के अपन T2 कर देंगे तो ऐसा पाया जाता है कि तापमान बढ़ाने पर जो लेमडा एम होता है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी चोटी है वो पीछे की तरफ आ जाती है और चोटी की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में ग्राफ है वो इस प्रकार से यहां तक जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा भी, यानी जो चोटी है ना वो थोड़ी सी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और टेम्परेचर आपके पास में T2 हो गया भी। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं EM1, इसको अपन बोलेंगे EM2, ठीक है ना। ये बात होगी। तो एक तो इसमें ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि यदि लेमडा को बढ़ाते हैं तो जो ई लेमडा है पहले बढ़ता है, फिर घटता है। लेमडा बराबर लेमडा एम पर ई लेमडा बराबर क्या हो जाता है, EM मैक्सिमम हो जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि यदि टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में लेमडा एम तो घटता है, बट जो EM है वो बढ़ता है। यहां पे आपके पास जो लेमडा एम है, लेमडा एम क्या हो जाएगा अभी, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्ध्य। EM क्या हो जाएगा, EM
ईएम हो जाएगी अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, यानी लेमडा एम के संगत उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी। अब देखना ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा एम घटता है, यानी लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, या अपन लिख सकते हैं कि लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है बी बटे टी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वीन का विस्थापन का नियम। वीन का विस्थापन का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि यदि अपन किसी भी वस्तु का परम ताप बढ़ाते हैं तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंग दैर्ध्य वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी घट जाती है। तो लैम्डा एम क्या हो जाता है, घट जाता है। अब यहां पर आपके पास बी बराबर कितना होता है 2.88 इंटू 10⁻³ और इसके बाद है मीटर इंटू केल्विन। इसका नाम होता है विनीतांक, वीन्स कांस्टेंट होता है इसका नाम। और एक ध्यान से देखना, देखो आपके पास में जो ईएम होता है ना, ईएम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁵ इसको अपन बोलते हैं वीन का पंचम घात का नियम बोल देंगे। इसको अपन क्या बोल देंगे भी, वीन का पंचम घात का नियम बोल देंगे, ठीक है ना। ये बातें हो गई भी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, वीन का पंचम घात का नियम। तो इन सारी की सारी चीजों को एक बार आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भी, ठीक है ना। चैप्टर थोड़ा सा और बचा है। देखिए बच्चों, मैंने इसका बोर्ड का आधा पार्ट है वो क्लीन कर दिया, साफ कर दिया है। अब देखो इधर वापस इस ग्राफ पे देखिएगा, देखो यहां पर आपने ई लेमडा और लेमडा के बीच में ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ के नीचे का एरिया किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या देगा आपके पास, ई लेमडा डी लेमडा 0 से लेकर के अनंत तक। और ई लेमडा का अगर आपने लेमडा के सापेक्ष समाकलन कर दोगे तो ये तो अपन पहले से जानते हैं, ई होता है, क्या होता है ई। और ई बराबर क्या होता है आपके पास है सिग्मा T⁴ होता है। यानी यहां से अपन बोल सकते हैं कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास A2/A1 बराबर T2/T1 की पावर 4। इसके बाद में अगली चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोल दिया कि लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो लेमडा एम 2/लेमडा एम 1 बराबर क्या हो जाएगा T1/T2। और इसके बाद में सुनो ध्यान से देखना, देखो इसके बाद में जो ईएम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁵ होता है, यानी ईएम 2/EM1 बराबर क्या हो जाएगा T2/T1 की पावर, ये आपके पास में 5 हो गया। अभी सुनना ध्यान से देखना, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने टेम्परेचर को दुगुना कर दिया, टेम्परेचर को अगर आपने दुगुना कर दिया, तो इस स्थिति में उत्सर्जित कुल विकिरणों की जो संख्या है वो 2⁴ यानी 16 गुना हो जाएगी, जिससे इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया वो भी कितना हो जाएगा आपके पास है 16 गुना हो जाएगा। इस ग्राफ के नीचे का एरिया तो 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने टेम्परेचर को दुगुना कर दिया तो लेमडा एम वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी इस ग्राफ की जो चोटी है ना वो λ/2 पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ आधी हो जाएगी। और ईएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁵ 2⁵ कितना होता है 32 होता है। बट ये चोटी की जो ऊंचाई है ना वो कितनी हो जाती है, 32 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 32 गुना। तो टेम्परेचर को अगर आपने दुगुना किया तो ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो तो कितना हो जाएगा 16 गुना। चोटी λ/2 पर आ जाएगी और चोटी की ऊंचाई बढ़ जाएगी। चोटी पीछे आती है बट चोटी की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट करें इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, आज की इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोलर कांस्टेंट। सौर नीयतांक क्या होता है।
इसको अपन लिखते हैं एस है। तो ये क्या होता है ध्यान से देखना, ये होता है सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी पर स्थित किसी कृष्ण सतह द्वारा कृष्ण सतह के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में प्राप्त विकिरणों की मात्रा क्या कहलाती है? सोलर कांस्टेंट एस कहलाती है। क्या मतलब हुआ इस बात का ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे सूर्य है, सन है, और इस सन की जो रेडियस है वो कितने आपके पास है? कैपिटल आर है। इसका टेम्परेचर वो कितना देगा आपके पास? टी हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे सन। यहाँ पर ये अर्थ है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास डी है। इसको अपन बोलते हैं भाई अर्थ बोलते हैं। तो बात सुनना भाई, सबसे पहले जो सूर्य, इसको अपन क्या मान सकते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। जो सूर्य होता है इसको अपन मान सकते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। नियम है भाई ये। तो सूर्य के लिए अपन लिख सकते हैं कि ई बराबर क्या होता है आपके पास में? डी क्यू अपॉन ए इंटू डी टी बराबर कितना देगा आपके पास है? सिग्मा टी की पावर 4। तो सूर्य के लिए डी क्यू बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए टी की पावर 4। इसके बाद है सिग्मा ए को अपन क्या लिख सकते हैं अभी सूर्य के लिए? सूर्य का एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। तो बराबर क्या देगा आपके पास में? तो 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना। देखो सूर्य के द्वारा एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। और सूर्य एकांक समय में जितनी विकिरणें उत्सर्जित करेगा वो सारी की सारी विकिरणें, कुछ विकिरणें पृथ्वी की तरफ जाएगी, कुछ इधर की तरफ जाएगी, कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, सभी तरफ जाएगी भाई। तो ये जो विकिरण है, ये जो डी त्रिज्या का पूरा गोला है, ये पूरा गोला ग्रहण करेगा भाई। ठीक है ना? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 4 पाई डी स्क्वायर क्षेत्रफल के द्वारा एकांक समय में प्राप्त विकिरणों की मात्रा ये आ गई। क्योंकि सूर्य जितनी विकिरणें उत्सर्जित कर रहा है, पूरी की पूरी विकिरणें इस 4 पाई डी स्क्वायर त्रिज्या के गोले को मिल रही है। तो एकांक क्षेत्रफल के द्वारा ग्रहण की गई विकिरणों की मात्रा कितनी हो जाएगी? इसको अपन बोलेंगे एस। तो एस बराबर कितना देगा आपके पास? 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन कितना देगा आपके पास? 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से एस बराबर कितना होता है? 4 पाई से 4 पाई को काट दो, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन क्या देगा? डी स्क्वायर हो जाएगा अभी। ठीक है ना? ये बात होगी। तो यहां से एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर हो जाएगा। कई बार बोल दिया जाता है कि सूर्य के तापमान को दुगुना कर दिया जाए और सूर्य से पृथ्वी की दूरी को भी दुगुना कर दिया जाए। तो टी को भी 2 गुना यानी 2 की पावर 4, डी को भी 2 गुना यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 आ गया ना? तो सोलर कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा? अभी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना। देखो सोलर कांस्टेंट होता है, इसकी जो औसत वैल्यू होती है ये आपके पास आती है 1400 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये लगभग होती है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि टी की पावर 4 बराबर एस डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। तो यहां से टी बराबर कितना हो जाएगा? एस डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। इसकी पावर क्या देगी? 1/4। और इन सब की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो सूर्य का तापमान लगभग अपने को कितना प्राप्त होता है?
6000 केल्विन प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 6000 केल्विन। तो सोलर कांस्टेंट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? सोलर कांस्टेंट की हेल्प से अपन सूर्य का तापमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो भाई, ये मान लो कि पृथ्वी की सतह ना, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित होने वाली विकिरणों की जो औसत मात्रा है, इसको ये अपन क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। यानी आपको ये मान लो कि पृथ्वी की सतह पर आपने 1 मीटर स्क्वायर का कोई भी एक सरफेस रख दी है, 1 मीटर स्क्वायर की, और इस पर ये मान लो कि इस पर प्रति सेकंड औसतन कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, इसका आपको एवरेज निकालना पर सेकंड के लिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसी के साथ में आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा जिसका नाम है संवहन यानी कन्वेक्शन। ये 2 मिनट का टॉपिक है, ये मैं आपको अगले लेक्चर पे समझा दूंगा। ठीक है बच्चों? तो अभी मैं आपको इस मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस है वो टिक करवा देता हूं, जो कि मेरे को अगले लेक्चर पर आपको समझाने हैं, जो मेरे को आपको बताने हैं। ठीक है ना? चलिए बच्चों, हीट ट्रांसफर वाला ये जो चैप्टर है ये आपने फिनिश कर दिया है। अब इसके बाद में इसके मॉड्यूल के जो डाउट्स है, मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है, जो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर पे आपके सामने सोल्व करने हैं, वो मैं आपको एक बार टिक करवा देता हूँ। कैलोरीमीटर के क्वेश्चन तो मैं आपको टिक करवा ही चुका हूँ। ठीक है ना? तो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन अपन टिक कर लेते हैं। देखो, हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर आप कर लो सबसे पहले 139, इसके बाद 143, इसके बाद में 152, और उसके बाद में आप कर लो 163, इसके बाद 166, इसके बाद 177, और इसके बाद स्टेज सेकंड में देखते हैं अपन। स्टेज सेकंड में देखो ध्यान से, स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 64, लगभग इनमें से क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। 65, 68, 69, 70, 71, 72, इसके बाद में 76, और उसके बाद में बात करते हैं स्टेज थर्ड की बात करते हैं। अभी स्टेज थर्ड के अंदर देवदान से क्वेश्चन नंबर 23 ये करवा रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। 23, 24, 25, 27, 28, 29, 27, 28, 29, बस ये क्वेश्चन है अभी। तो अगले लेक्चर पर अपन ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।